हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ऊष्मा, हीट, टेम्परेचर, ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो तापमान में अंतर के कारण ही ऊष्मा का प्रवाह होता है। तापमान में अंतर के कारण ही क्या होता है? ऊष्मा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो ऊष्मा और तापमान में क्या अंतर है? ऊष्मा और तापमान में अंतर बताते हैं कि ऊष्मा और तापमान में कैसे अंतर कीजिएगा। तो ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। तापमान एक मापन इकाई है। तापमान क्या है? हाँ, तापमान एक मापन इकाई है। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। और तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन होता है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, तापमान को मापने के लिए प्रयुक्त मापदंड, ठीक है, कौन कौन सा तापमान को मापा जाता है? तो देखिए, पहला है डिग्री सेल्सियस। क्या है? डिग्री सेल्सियस। उसके बाद डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिन। तो ये 5 तरह का मापन है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिन। ठीक है, तो देखिएगा, डिग्री सेल्सियस का बताइए, डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में, हाँ, सेल्सियस में क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री। कितना होता है? 100 डिग्री। ठीक है, और गलनांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री। डिग्री सेल्सियस में क्वथनांक 100 डिग्री और गलनांक 0 डिग्री। फ़ारेनहाइट में कितना होता है क्वथनांक बिंदु? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और गलनांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री गलनांक है और क्वथनांक 212। केल्विन में बताइए कितना है? तो केल्विन में 373 केल्विन। केल्विन में 373 क्वथनांक बिंदु होता है और गलनांक बिंदु 273। 373 और 273। र्यूमर में कितना होता है? र्यूमर में क्वथनांक बिंदु होता है 80 डिग्री। र्यूमर में कितना होता है? 80 डिग्री। और गलनांक बिंदु होता है 0 डिग्री। 80 और 0। 80 और 0। रैंकिन में बताइए, रैंकिन में जो होता है, रैंकिन में क्वथनांक होता है 672। कितना होता है? 672। और गलनांक होता है 492। 672 और 492। 672 और 492। ठीक है, अब देखिए, डिग्री सेल्सियस में बताइएगा न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? तो डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इसी को बोला जाता है परम शून्य तापमान। ठीक है, परम शून्य तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बताइए न्यूनतम कितना होता है? तो -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में न्यूनतम संभव तापमान -460। -460। और डिग्री सेल्सियस में -273। केल्विन में बताइए न्यूनतम तापमान कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। ठीक है, केल्विन में कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। 0 डिग्री। हाँ, तो ये परम शून्य तापमान कहलाता है। परम शून्य तापमान। अब देखिए, इससे एक फॉर्मूला बनता है तापमान का। डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर और रैंकिन। ठीक है, रोमर और रैंकिन में सूत्र देखिए कैसे बनता है। तो बस क्वथनांक और गलनांक, ये पॉइंट याद रखिए, क्वथनांक और गलनांक। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो C माइनस गलनांक कितना होता है? गलनांक होता है 0।
तो C माइनस जीरो, C माइनस जीरो। अब बट्टा में हो जाएगा क्वथनांक माइनस गलनांक, क्वथनांक माइनस यानी 100 माइनस जीरो कीजिएगा तो हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, बराबर फ़ारेनहाइट में F माइनस गलनांक कितना होता है? गलनांक 32। अब बटा में क्वथनांक गलनांक का अंतर 212 माइनस 32 कीजिएगा तो 180। केल्विन में बताइए गलनांक कितना होता है? 273। तो K माइनस 273। अब बट्टा में आ जाएगा क्वथनांक माइनस गलनांक, 373 माइनस 273 कीजिएगा तो 100। ठीक है, उसी तरह रोमर में जो होता है, रोमर में गलनांक कितना होता है? 0। तो R माइनस जीरो। अब बट्टा में क्वथनांक माइनस गलनांक 80 माइनस जीरो कीजिएगा तो 80। बराबर में रैंकिन में बताइएगा, रैंकिन में RA अब माइनस हो जाएगा गलनांक कितना? 492। ठीक है, और नीचे क्वथनांक माइनस गलनांक 672 अब माइनस 492 कीजिएगा तो कितना आएगा? बोलिए। 180। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर फॉर्मूला भूल भी जाइएगा तो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको काट खूट के जो है छोटा फॉर्मूला बन जाता है C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4 फिर RA माइनस 492/9। ठीक है, गलनांक क्वथनांक याद रखिए, फॉर्मूला बना लीजिएगा। डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाला ये सूत्र याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है? केल्विन माइनस 273। डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन माइनस 273। और वही केल्विन बराबर पूछे, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, केल्विन में देखिए मान आता है बड़ा, केल्विन में क्या आता है? बड़ा, इसलिए डिग्री सेल्सियस में हमेशा प्लस 273 करेंगे। केल्विन में जब भी निकालेंगे K बराबर डिग्री सेल्सियस में प्लस 273। डिग्री सेल्सियस जो होता है केल्विन से छोटा मान है, केल्विन से छोटा होता है, इसलिए हमेशा डिग्री सेल्सियस बराबर केल्विन में माइनस 273 करना है। केल्विन में माइनस 273। ठीक है, माइनस 273। एक याद रखिएगा, कितना डिग्री पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान बराबर होता है? 4 डिग्री पे। तो -40 डिग्री, -40 डिग्री पे जो है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मान बराबर होता है। तो -40 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, -40 डिग्री दोनों का बराबर होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 तो 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? हाँ, 98.6। ठीक, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में 310 केल्विन, केल्विन में 310 केल्विन होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दुनिया का सबसे न्यूनतम तापमान, हाँ, दुनिया का सबसे न्यूनतम संभव तापमान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में कितना होता है? 0 केल्विन। केल्विन में 0। इसी को बोला जाता है परम शून्य तापमान, मतलब अब इससे कम नहीं हो सकता। परम शून्य तापमान किसको बोलते हैं? तो न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान। तो इससे कम तापमान नहीं हो सकता, -273 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन। ठीक है, याद रखना है, -273 डिग्री सेल्सियस बराबर 0 केल्विन होता है। परम शून्य तापमान पर वायु का आणविक गति क्या होता है? रुक जाता है। ठीक है, अस्थिर हो जाता है। परम शून्य तापमान पर
परम शून्य तापमान पर वायु का आणविक गति क्या होता है? शून्य हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है। जल का त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट जिसको बोलते हैं, जल का त्रिक बिंदु कहने का मतलब हुआ कि वह तापमान का बिंदु जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था पाया जाता हो। ठीक है। तो जल का वह त्रिक बिंदु मतलब वह एक टेम्परेचर है जो कि जल जो है ना उस टेम्परेचर में तीनों अवस्था पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो त्रिक बिंदु सुनिए कौन है? केल्विन बराबर 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में वही बात करें त्रिक बिंदु तो 0.15 डिग्री सेल्सियस, 0.15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में 273.15 और डिग्री सेल्सियस में 0.15। अब देखिए तापमान मापने का यंत्र तो क्या है? थर्मामीटर। ठीक है। तापमान मापने का यंत्र कौन है? थर्मामीटर। इसी को बोलते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर या फिर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर या फिर फ़ारेनहाइट थर्मामीटर। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर का खोज किसने किया? फ़ारेनहाइट। ठीक है। थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर का खोज फ़ारेनहाइट ने। ठीक है। अब देखिए थर्मामीटर जो है, थर्मामीटर के प्रकार, तो थर्मामीटर जो है बहुत तरह का आता है। एक आता है द्रव थर्मामीटर। क्या आता है? द्रव थर्मामीटर। और क्या आता है? गैसीय थर्मामीटर। ठीक है। और अन्य थर्मामीटर। तो द्रव थर्मामीटर उस थर्मामीटर में द्रव के रूप में लिक्विड भरा होता है, इसलिए उसको द्रव थर्मामीटर बोलते हैं। गैसीय थर्मामीटर वह थर्मामीटर जिसमें गैस के रूप में उसमें गैसीय अवस्था में उसमें पदार्थ डाला हुआ होता है, तो उसको हम गैसीय थर्मामीटर बोलते हैं। और अन्य थर्मामीटर भी है। तो द्रव थर्मामीटर पहले देखते हैं। द्रव थर्मामीटर दो प्रकार का आता है, या तो उसमें पारा भरा रहेगा या फिर अल्कोहल। ठीक है। द्रव थर्मामीटर या तो पारा भरा रहेगा या फिर अल्कोहल। तो पारा वाला जो हम लोग यूज करते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, वो पारा वाला रहता है। ठीक है। वो क्या रहता है? पारा वाला। और वहीं अल्कोहल का बात करें, अल्कोहल द्रव थर्मामीटर, तो अल्कोहल वाला टेम्परेचर जो है, अल्कोहल वाला वो क्या करेगा? वो कम टेम्परेचर को भी माप सकेगा। ठीक है। अल्कोहल थर्मामीटर कम टेम्परेचर को भी माप सकेगा। ठीक है। पारा थर्मामीटर कम टेम्परेचर को नहीं माप पाता है। तो अल्कोहल थर्मामीटर का रेंज है -112 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। हाँ, तो ये लगभग में लिया जाता है, 2-3 डिग्री ऊपर नीचे रहता है। तो लगभग में याद रखिएगा -112 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल वाला कितना मापेगा? -112 डिग्री सेल्सियस से 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गैसीय थर्मामीटर देखिए, गैसीय थर्मामीटर जो है, तो गैसीय थर्मामीटर एक होता है नाइट्रोजन वाला थर्मामीटर, एक होता है हाइड्रोजन वाला थर्मामीटर। गैसीय थर्मामीटर में एक तो नाइट्रोजन वाला होता है और एक तो नाइट्रोजन वाला थर्मामीटर जो है और बहुत कम माप सकता है। नाइट्रोजन वाला -200 डिग्री सेल्सियस से 1500 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। नाइट्रोजन वाला -200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ये सारा पैमाना लगभग में रहेगा। ठीक है। 2-3 डिग्री ऊपर नीचे रहता है। तो नाइट्रोजन थर्मामीटर -200 से 1500 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। हाइड्रोजन वाला की बात करें तो हाइड्रोजन वाला -200 से 500 तक मापता है। हाइड्रोजन वाला -200 से 500 और उससे ज़्यादा 500 मतलब 1500 तक मापना होगा तो नाइट्रोजन वाला -200 से 1500। ठीक है। उसके बाद देखिए अन्य थर्मामीटर कौन कौन सा है, तो अन्य थर्मामीटर कौन कौन सा है? एक आता है प्लेटिनम प्रतिरोध वाला, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर। एक आता है ताप युग्म थर्मामीटर। क्या आता है? ताप युग्म। एक आता है पायरोमीटर पूर्ण विकिरण तापमापी। ठीक है। ये सब टेम्परेचर आता है। तो सुनिए, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध में
प्लेटिनम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? प्लेटिनम का। तो प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है। ठीक है, प्लेटिनम थर्मामीटर -200 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक मापता है प्लेटिनम थर्मामीटर। वहीं बात करें ताप युग्म थर्मामीटर -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस, -200 से 1600 डिग्री सेल्सियस तक ताप युग्म थर्मामीटर। और वहीं बात करें पायरोमीटर, पायरोमीटर जो कि पूर्ण विकिरण तापमापी इसको बोलते हैं। पायरोमीटर ये जो है बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। पायरोमीटर यहाँ तक सूर्य का ऊष्मा भी जो है पायरोमीटर से हम लोग मापते हैं, सूर्य का ताप। तो ये 800 डिग्री से अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। ठीक है, 800 से अधिक पायरोमीटर। ठीक है, -200 से 1200 रहेगा तो प्लेटिनम वाला, और -200 से 1600 रहेगा तो ताप युग्म वाला। प्लेटिनम वाला 1200 तक और ताप युग्म वाला 1600। अब पायरोमीटर 800 से अधिक, पायरोमीटर 800 से अधिक। ठीक है, और वही नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बात करें तो हाइड्रोजन है 500 तक, -200 से 500, नाइट्रोजन है -200 से 1500। ठीक है, और अल्कोहल वाला -112 से 78, -112 से 78 है। ठीक है, डॉक्टरी थर्मामीटर का रेंज कितना होता है? डॉक्टरी थर्मामीटर जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बुखार वगैरह चेक करने में, तो डॉक्टरी थर्मामीटर जो यूज करते हैं उसका रेंज कितना होता है? तो वो हम लोग जो बुखार फीवर मापते हैं फ़ारेनहाइट में बताया जाता है ना, 110, 108। तो फ़ारेनहाइट में अगर रेंज की बात करें तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और डिग्री सेल्सियस में रहता है 35 डिग्री से 43 डिग्री। ठीक है, थर्मामीटर वाला जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री, 35 से 43 डिग्री सेल्सियस का रेंज है डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक है, 35 से 43 डिग्री। कम इसका रेंज रखा गया है क्योंकि सिर्फ तो शरीर का टेम्परेचर ही मापा जाता है। तो 35 डिग्री से 43 डिग्री, या फिर फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री से 110। ठीक है, अब देखिए, और ताप युग्म तापमापी जो होता है, ताप युग्म तापमापी, ताप युग्म तापमापी याद रखिएगा ये किस सिद्धांत पे काम करता है? तो सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। हाँ, सीबेक प्रभाव। ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पे काम करता है। किस प्रभाव पे? सीबेक प्रभाव पे। ठीक है, और वहीं पूर्ण विकिरण तापमापी जिसको पायरोमीटर बोलते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी पायरोमीटर जो उच्च सूर्य के ताप को मापने के लिए करते हैं, ये किस सिद्धांत पे काम करते हैं? तो स्टीफन के सिद्धांत पे। ठीक है, स्टीफन के सिद्धांत पे काम करते हैं पायरोमीटर। पायरोमीटर किस सिद्धांत पे? स्टीफन के सिद्धांत पे। ठीक है, और ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव। ठीक है, सीबेक प्रभाव, सीबेक प्रभाव। ठीक है, तो स्टीफन का सिद्धांत क्या है? स्टीफन का सिद्धांत है E समानुपाती T⁴, E समानुपाती T⁴, जहाँ E जो है विकिरण ऊर्जा, E क्या है? विकिरण ऊर्जा, और T जो है परम ताप, T जो है परम तापमान। ठीक है, परम तापमान, परम तापमान। ठीक है, और इससे हम लोग सूर्य का तापमान मापते हैं, विकिरण द्वारा तापमान की माप करते हैं, उच्च तापमान। तो याद रखना है, पूर्ण विकिरण तापमापी या पायरोमीटर से हम लोग उच्च तापमान, सूर्य का तापमान, विकिरण द्वारा तापमान की माप ये सब करते हैं। स्टीफन का सिद्धांत जो है, स्टीफन का सिद्धांत किसी गर्म वस्तु के द्वारा उत्पन्न विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। तो याद रखना है, स्टीफन का सिद्धांत ताप से संबंधित है। स्टीफन के सिद्धांत हाँ, ताप से E समानुपाती T⁴। तो स्टीफन सिद्धांत क्या कहता है? किसी गर्म वस्तु के द्वारा उत्पन्न विकिरण ऊर्जा, किसी गर्म वस्तु के द्वारा उत्पन्न विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। E समानुपाती T⁴। E जो है उत्पन्न विकिरण ऊर्जा, और T जो है उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती।
ठीक है। उसके बाद देखिए ऊष्मा संचरण की विधि, ऊष्मा संचरण की विधि, ऊष्मा संचरण की विधि। तो ऊष्मा का संचरण जो होता है 3 तरह से होता है, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, चालन, संवहन और विकिरण, ठीक है। चालन यानी कंडक्शन, और संवहन हो गया कन्वेक्शन, अब विकिरण रेडिएशन, ठीक है, विकिरण को रेडिएशन। तो चालन सुनिएगा, चालन ऊष्मा का संचरण विधि जो है, चालन में क्या होता है, अणुओं की गति नहीं होता, अणुओं की गति नहीं होता, ऊष्मा इसमें आगे बढ़ता है, ऊष्मा आगे बढ़ेगा। चालन में क्या होगा, ऊष्मा आगे बढ़ेगा, ऊष्मा अणु इसमें मूव नहीं करता, क्या मूव, इसमें सिर्फ ऊष्मा आगे बढ़ता है। चालन में ऊष्मा आगे बढ़ता है। किसी आप छड़ को ले लीजिए, लोहा का जो छड़ है उसको आप एक छोर गर्म कीजिए, दूसरा छोर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा। तो होता क्या है, ऊष्मा आगे बढ़ता है। क्या होता है, ऊष्मा। उसके लोहा के जो अणु हैं वो गति नहीं करता, वो गति नहीं करता। तो चालन में सिर्फ ऊष्मा आगे बढ़ता है, ठीक है। और माध्यम की आवश्यकता, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की, हाँ। और ये ठोस धातु में काम करता है, ठीक है, ठोस चीज़ों में चालन काम करता है। ठोस चीज़ों में ऊष्मा संचरण कैसे होता है, चालन विधि से। ठोस चीज़ों में, हाँ, ऊष्मा का संचरण चालन विधि से। तो लोहा का एक सिरा गर्म करने पे दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, ये, ठीक है। तो ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि चालन विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि चालन विधि, ठीक है। ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि चालन विधि है। वहीं संवहन की बात करें, कन्वेक्शन, संवहन में क्या होता है, अणुओं की गति होता है। संवहन में अणुओं की गति और साथ साथ ऊष्मा आगे बढ़ेगा, अणुओं की गति के साथ साथ ऊष्मा आगे बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की, हाँ। और संवहन जो होता है द्रव और गैस में होता है। संवहन किस में होता है, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में होता है, ठीक है, द्रव और वायुमंडल, वायुमंडल संवहन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा गर्म होता है, ठीक है। किस विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, ठीक है। तो पानी, पानी का गर्म होना, दूध का गर्म होना, तेल का गर्म होना, हवा का गर्म होना, ये सब जो गर्म होता है किस विधि से, संवहन विधि, ठीक है। जितना भी द्रव और गैस की बात करें तो ये संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। और संवहन विधि ऊष्मा भी आगे बढ़ता है और अणुओं की गति भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा संवहन होता है। विकिरण विधि जो है, रेडिएशन जिसको बोलते हैं, विकिरण में अणुओं की गति नहीं होता, विकिरण में अणुओं गति नहीं होता, इसमें सिर्फ ऊष्मा आगे बढ़ता है। विकिरण में ऊष्मा आगे बढ़ता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, माध्यम को गर्म नहीं करेगा, विकिरण माध्यम को गर्म नहीं करता। वहीं चालन और संवहन में माध्यम चाहिए और माध्यम को भी गर्म कर देता है, ठीक है। जिस माध्यम से जा रहा है उसको भी गर्म करेगा, चालन और संवहन, लेकिन विकिरण माध्यम को गर्म नहीं करेगा। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना, विकिरण, रेडिएशन, हाँ। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का पहुंचना विकिरण विधि। कौन विधि से, विकिरण विधि, ठीक है। कौन विधि, विकिरण, ठीक है। ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि विकिरण विधि है। ऊष्मा संचरण की सबसे तेज विधि विकिरण विधि, और ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी गति चालन, सबसे धीमा चालन और सबसे तेज विकिरण, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग न्यूटन का शीतलन नियम से पढ़ेंगे, ठीक है।